So in today's lecture of bioprocess, we will basically study about medium sterilization, कि कैसे हम मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, उसकी इक्वेशंस पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो मीडियम स्टरलाइजेशन, मीडियम स्टरलाइजेशन। तो इसके अंदर हम इक्वेशंस पढ़ेंगे आपके डिफरेंट, जो भी मीडिया स्टरलाइजेशन की होती है। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारा ऑटोक्लेविंग, ठीक ना, तो जैसे हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, दैट इज द मेन टेक्निक दैट वी यूज और बेसिकली वी डू फॉर मीडिया स्टरलाइजेशन। तो जो हम ऑटोक्लेविंग करते हैं उसमें बेसिकली एक तरह से हम क्या यूज करते हैं, आपकी मॉइस्ट हीट। ऑटोक्लेविंग में हम क्या यूज करते हैं, आपकी मॉइस्ट हीट। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हम देखते हैं, तो लिखिए इसमें सबसे पहले द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय स्टीम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय स्टीम और बेसिकली विच इज योर मॉइस्ट हीट may be described as a first order reaction, may be described as a first order reaction। ये तो जैसे केमिस्ट्री में ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी क्या इक्वेशन क्या होती है आपकी, दैट इज माइनस डी एन बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर जो है वो बेसिकली आपका डिक्रीज करना है। ठीक है ना, तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन। ठीक है, तो ओरिजिनली जितने भी आपके माइक्रोब्स हैं, स्पोर्स हैं, तो बेसिकली हमें उन्हें किल करना है, तो ऑब्वियसली वी वांट टू रिड्यूस दैट नंबर। ठीक है, तो इसमें एन क्या होता है आपका, कि जितने भी वायबल ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर ऑफ वायबल organisms present, organisms present, T is the time of स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट, कि कितने टाइम के लिए आप स्टरलाइजेशन कर रहे हो, टाइम ऑफ स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट। एंड K is basically reaction rate constant, reaction rate constant, or you can call it specific death time, or specific death time, death time। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमें जो भी आपके स्पोर्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर हमें डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आइडियली तो हमें यही चाहिए कि उसमें कोई भी स्पोर या माइक्रोब ना हो। ठीक है, तो इसको जैसे अगर हम इंटीग्रेट करें, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी एन बाई डी टी, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था, कि माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन। सो दिस कैन बी रिटन एज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एन। इफ आई इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो जैसे हम इसको एन इधर ले आएंगे, डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस के टी टी, तो के तो आपका कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन टी बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई
एन टी बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। तो ये एल एन ऑफ एन टी बाई एन नॉट होगा, दिस इज एल एन ऑफ एन टी बाई एन नॉट, ठीक है। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे एन टी बाई एन नॉट की फॉर्म में लिखना है, इट विल बी ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। तब आपकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, एन टी बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी, ठीक है। सो एन टी इज द फाइनल नंबर, ठीक है, जो आइडियली हमें मतलब जीरो चाहिए। एन नोट जो इनिशियल है कि आपका स्पेसिफिक डेप्थ रेट है, और जो टी है वो आपका टाइम, ठीक है। अब इसमें अगर हम ग्राफ बनाए, इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एन टी बाय एन नॉट वर्सेस टाइम, ठीक है, एन टी बाय एन नॉट वर्सेस टाइम, ठीक है। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राफ बनाए एल एन ऑफ एन टी बाय एन नॉट, एल एन ऑफ एन टी बाय एन नॉट वर्सेस टाइम, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आएगा, और इसका स्लोप क्या होगा आपका माइनस के, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो ये दो ग्राफ भी आपको याद रखने हैं। इफ आई एम ड्रॉइंग ग्राफ बिटवीन एन टी बाय एन नॉट वर्सेस टी, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, and if I draw graph between ln of nt by n naught versus this, then you will get this graph, ठीक है। तो ये अभी इसमें हम नेक्स्ट बेसिकली देखते हैं कि हमें मतलब क्या हमारा जो एक्सपेक्टेड है, हम तो यही चाहते हैं ना कि फाइनल नंबर जो हो वो क्या हो आपका जीरो, क्योंकि अगर फाइनल नंबर जीरो है तभी हम क्या कहेंगे कि आपने मीडिया को स्टरलाइज कर लिया है, ठीक है ना। तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि देयर शुड बी नो वायबल ऑर्गेनिज्म इन द मीडिया, ठीक है। सो तो इसमें जैसे अभी हम लिखते हैं द काइनेटिक डिस्क्रिप्शन, द काइनेटिक डिस्क्रिप्शन मेक्स टू प्रोडिक्शंस, द काइनेटिक डिस्क्रिप्शन मेक्स टू प्रोडिक्शंस, तो फर्स्ट प्रोडिक्शन इसमें क्या है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम sterilization will be achieved, after infinite time sterilization will be achieved, that is n t is equal to zero। मतलब एक तरह से ये कह रहा है कि हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए अगर आपको एन टी को जीरो करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आफ्टर सम टाइम, और बेसिकली आफ्टर ए सर्टेन टाइम, आफ्टर ए सर्टेन टाइम देयर विल बी लेस देन, there will be less than one viable cell present, one viable cell present, ठीक है। तो पहला पॉइंट उसने क्या बताया कि इनफाइनाइट टाइम चाहिए, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन क्या होगी आपकी अचीव्ड। और दूसरा क्या बोला, आफ्टर ए सर्टेन टाइम देयर विल बी लेस देन वन वायबल सेल प्रेजेंट, ठीक है। और जो इसमें हमने के लिया है, जिसे हमने क्या बोला स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। तो के बारे में बता रखा है, इट इज नॉट ओनली स्पीशीज डिपेंडेंट, it is not only species dependent but dependent on the
फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल, ठीक है ना, कि वो स्पोर है या सेल है, बट डिपेंडेंट ऑन द फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द सेल। तो के जो है दैट इज नॉट ओनली स्पीशीज डिपेंडेंट बट डिपेंडेंट ऑन द फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे एग्जांपल उसने दिया है, जो एंडोस्पोर्स होते हैं, एक होते हैं एंडोस्पोर्स और एक होते हैं आपके जो वेजिटेटिव सेल, मतलब जो नॉर्मली बैक्टीरियल सेल है, वेजिटेटिव सेल। तो जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में। एंडोस्पोर्स आर मोर रेजिस्टेंट। मतलब आप हीटिंग से तो ऑब्वियसली हमें दोनों को ही किल करना है, चाहे वो एंडोस्पोर है चाहे सेल है, बट जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और हमारे पास इक्वेशन है जिसमें बेसिकली आपका एक दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो इक्वेशन हमने पढ़ी दैट वाज ln ऑफ एंटी बाय नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। ऐसी एक इक्वेशन हमारे पास और है विच इज बेसिकली डी ln ऑफ के बाय डी टी इज इक्वल टू ई ए विच इज एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर टी स्क्वेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो रिएक्शन का रेट होता है जनरली वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके उसका उसके साथ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसे हम बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज आर्हीनियस इक्वेशन। सो द इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज, तो ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप बताती है, आर्हीनियस रिएक्शन। तो इसमें ई ए जो है दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज योर बेसिकली गैस कांस्टेंट, टी जो है वो आपका क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। टी क्या आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेसिकली आपका, इट कुड बी रिटन एज के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, वेयर ए इज योर आर्हीनियस कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो, ये हमें कब मिलते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद, ऑन इंटीग्रेशन वी विल गेट दिस रिलेशन k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन विच रिलेट्स कि जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन है उसका और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हाउ देर इज चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी को हम जैसे इसका लॉगरिथम लेते हैं, ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी है विच इज बेसिकली के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो इसको अभी हम इसका हम नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन मैंने क्या लिखी, जो इंटीग्रेशन के बाद k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो इसका अगर हम लॉगरिथम लें दैट इज एल एन ऑफ के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि
जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो y एक्सिस पे तो हमने ln ऑफ k रखना है, x एक्सिस पे हमने रखना है 1/t, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया आपका, माइनस EA/r, ठीक है। और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा मेरा, ln ऑफ a, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने क्या डिराइव करी, y एक्सिस पे हमने क्या रखना है, ln ऑफ k, ठीक है। तो दिस इज ए ग्राफ बिटवीन ln ऑफ k वर्सेस 1/t, ln ऑफ k वर्सेस 1/t, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, इसे हम आर्हेनियस प्लॉट बोलते हैं, और यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, अब उसी में हम थोड़ा सा उसमें करेंगे। तो जैसे इनिशियली मैंने जो इक्वेशन आपको बताई थी, दैट वाज ln ऑफ NT/N0 इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ कि इट कुड बी रिटन एज ln ऑफ N0/NT। अगर मैं जैसे इसको उल्टा कर देता हूँ तो इधर प्लस हो जाएगा KT, ठीक है ना। तो ln ऑफ NT/N0 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ln ऑफ N0/NT, तो ये भी आपका KT हो जाएगा फिर, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर, ये जो बेसिकली हमने ये ln ऑफ NT/N0 लिखा है, दिस इज द डिजाइन criteria for sterilization. It is a design criteria for sterilization. For sterilization, ठीक है। अभी हम इसे देखेंगे, इसे हम और क्या बोलते हैं, आपका डेल फैक्टर, दिस इज नोन एज डेल फैक्टर, और इट इज ऑल्सो नोन एज नैबला फैक्टर, नैबला फैक्टर, डेल फैक्टर और नैबला फैक्टर, ठीक है। और k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a e⁻−EA/RT, ठीक है ना। जैसे अभी हम, अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दें, तो ln ऑफ NT/N0 कैन बी रिटन एज, तो एट द प्लेस ऑफ k मैंने लिख दिया a इंटू e⁻−EA/RT डॉट योर टाइम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो ln ऑफ NT/N0 है, इसे हम क्या लिखते हैं, डेल फैक्टर, ठीक है। मतलब इसको आप डेल लिख सकते हो सीधा ही, डेल को हम ऐसे दिखते हैं, तो डेल इज इक्वल टू A.T डॉट e⁻−EA/RT, ठीक है। देखो एक हमने ये इक्वेशन लिखी थी पहले, जिसे मैंने क्या बोला था, आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब पहले हमने ये लिखी, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो वहां से के हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू A.E एक्सपोनेंशियल -EA/RT, ठीक है। तो इसको हमने रीअरेंज करा, तो बेसिकली इफ यू वांट टू ग्राफ ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन ln ऑफ k वर्सेस 1/t, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये हमने पहले लिखा था ln ऑफ NT/N0 इज इक्वल टू -KT, ठीक है। तो इसको हम अगर इनवर्स कर दें, सो ln ऑफ N0/NT क्या हो जाएगा आपका, KT, ठीक है। दिस इज द डिजाइन क्राइटेरिया फॉर स्टेरिलाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल फैक्टर और नैबला फैक्टर, ठीक है। सो ln ऑफ NT/N0 को हम क्या लिख सकते हैं आपका, क्योंकि ये -KT था, तो k की जगह मैंने क्या लिख दिया, A.E⁻−EA/RT डॉट t, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्या, डेल इज इक्वल टू A.T इंटू e⁻−EA/RT, ठीक है। तो इसको भी आगे हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी वो क्या लिखी, डेल इज इक्वल टू बेसिकली A डॉट टी डॉट e⁻−EA/RT, ठीक है। अब इसको भी अगर हम इसका, जैसे जैसे हमें यहाँ पर आपका रीअरेंज करते हैं, जैसे इसे हमने यहाँ पे लिख दिया डेल बाय ए
ठीक है, इज इक्वल टू टी डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो जैसे इसका भी अगर हम लॉगरिथम कर दें तो एल एन ऑफ डेल बाय ए इज इक्वल टू एल एन ऑफ टी माइनस एल एन ऑफ ई ए बाय, सॉरी अब ये एल एन नहीं रह जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल से तो खत्म हो जाएगा, ई ए बाय आर टी। ठीक है, और अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो एल एन ऑफ टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ डेल बाय ए प्लस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और बेसिकली इक्वेशन आ गई, एल एन ऑफ टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ डेल बाय ए प्लस ई ए बाय आर टी। ठीक है, सो बेसिकली ये जो डेल फैक्टर है ये मेन फैक्टर है, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, दैट इज एन टी बाय एन नॉट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये जो हमने एल एन ऑफ एन टी बाय एन नॉट लिखा है, ठीक है, ये एल एन ऑफ सॉरी एन नॉट बाय एन टी, दिस इज बेसिकली इक्वल टू योर डेल फैक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि आप अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग टाइम आप ले सकते हो। जैसे कई बार अगर आपको टेम्परेचर आप ज़्यादा रख रहे हो तो आप कम टाइम के लिए स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो आपको स्टेरिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने अभी बाय मिस्टेक एन एन टी बाय एन नोट था, आप इसको एन नोट बाय एन टी कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि जो डेल फैक्टर है ना वो आप याद रखना, दैट इज एल एन ऑफ एन नोट बाय एन टी, एन नोट जो इनिशियल नंबर है, टी जो फाइनल नंबर है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ बेसिकली, जिसका नाम है आपका, एक डेफिनेशन होती है बेसिकली, डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल रिडक्शन टाइम। बेसिकली डेसिमल रिडक्शन टाइम वो टाइम होता है जिसमें आपके 90% जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है ना, तो डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है, टाइम एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, टाइम एट specified temperature required to destroy 90% of the organisms in a population, 90% of the organisms in a population। ठीक है, so basically time at specified temperature to destroy 90% of the organisms in the population। ठीक है, जैसे देखो अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, तो उस हिसाब से 90% अगर आपको किल करने हैं तो रह कितने गए, मतलब सिर्फ 10%। ठीक है ना, तो हमारे पास रह कितने गए, सिर्फ 10%। जैसे अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी, एल एन ऑफ एन टी बाय सॉरी एन नॉट बाय एन टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल जो भी थे, ठीक है, तो उसका सिर्फ 10% रह गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका सिर्फ कितने रह गए, एल एन ऑफ बेसिकली योर बेसिकली एन नॉट जो इनिशियल थे, एंटी जो फाइनल है, तो 90% आपने किल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आपका एल एन ऑफ 1/10। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये होगा माइनस माइनस के टी। ठीक है, मतलब इट इज रिटन इन दिस फॉर्म जो हमने लिखा था, एल एन ऑफ एन टी बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब ये टी जो है, ये जो टाइम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल रिडक्शन टाइम। ठीक है, सो और बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है, तो टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल रिडक्शन टाइम माइनस के डी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल रिडक्शन टाइम जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2.303 बाय के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि डेसिमल रिडक्शन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाय के, वेयर के इज योर जो हमने स्पेसिफिक डेथ रेट जो हमने पहले कंसीडर किया था आपका। तो डेसिमल रिडक्शन टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, 2.303 बाय के। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन योर गेट एग्जाम। सो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि डेसिमल रिडक्शन टाइम हमें दे रखा है वो कितना है, 23 मिनट्स। ठीक है, और ये हमने पढ़ा है कि जो डेथ काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, 1 लीटर मीडियम है, दिस इज द नंबर ऑफ स्पोर्स पर ml and was sterilized for 10 minutes at 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि आपके पास कितने स्पोर्स बेसिकली रह जाएंगे अगर आप 10 मिनट के लिए स्टेरिलाइजेशन करोगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया पहले, तो क्योंकि देखो एक तो हमें फॉर्मूला जो बेसिकली आपका हमें पता है वो है एल एन ऑफ एन नॉट बाई एन टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, एन नॉट हमें दे रखा है कि कितना है आपका 10⁵ स्पोर्स पर ml। ठीक है, लेकिन ये 1 ml के अंदर है, लेकिन हमारा मीडियम कितना 1 लीटर है, तो इसलिए 10⁵ को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो वो हमारे पास टोटल आपके स्पोर्स आ जाएंगे 10⁸ ठीक है ना, क्योंकि ये हमें 1 ml में दे रखे हैं लेकिन हमारे पास मीडियम कितना है 1 लीटर है। ठीक है, एन नोट हमें बेसिकली क्या है गिवन है। ठीक है, एन टी हमने निकालना है। ठीक है, टी हमें टाइम भी गिवन है कि 10 मिनट हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है, और के हमें यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, तो के बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला हमें पता ही है कि के हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आपका, फ्रॉम डेसिमल रिडक्शन टाइम फॉर्मूला। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2.303 बाय के। ठीक है, अब डी मुझे दिया हुआ कितना है 23 मिनट। ठीक है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आपका के, तो डी हमारे पास 23 मिनट है, 23 इज इक्वल टू 2.3 बाय के, तो के कितना आ गया 2.3 बाय 23 विच कम्स आउट टू बी 0.1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब फॉर्मूला मुझे पता है एल एन ऑफ एन नोट बाय एन टी, इनिशियल नंबर है 10⁸ ठीक है, एन टी मैंने कैलकुलेट करना है, के मेरे पास आ गया 0.1, टाइम मुझे दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, तो एल एन ऑफ 10⁸ बाय एन टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें भी ना एक फॉर्मूला होता है, जैसे एल एन ऑफ एन अगर वो एक्स है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जैसे एल एन ऑफ ये जो पूरा फिगर है, ठीक है ना, ये एक तरह से हमारा एन है एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁸ बाई एन टी इज इक्वल टू ई की पावर 1। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये मेरा एक्स है, ये मेरा एन है। ठीक है ना, अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये जो पूरा फैक्टर है ये इसको हम एन कह देते हैं यहाँ पर, और ये हमारा क्या एक्स है। तो अगर एल एन ऑफ एन एक्स है तो एन क्या होगा, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो एन तो मैंने एस एच रख दिया ई की पावर 1। ठीक है, और ई की पावर 1 जो होता है वो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 2.718। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व कर लो, एन टी कितना आ जाएगा, तो 10 × 10⁻7 बाय 2.7। ठीक है, तो अगर मैं 10/2.7 सोल्व करूं इट कम्स आउट टू बी 3.678। ठीक है ना, क्योंकि जो आंसर है मुझे वो इंटू 10⁻7 में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे डेसिमल रिडक्शन टाइम गिवन है तो मैंने के कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस इज अ सिंपल इक्वेशन दैट वी नो एल एन ऑफ एन नॉट बाय एन टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो एन नॉट मैंने पुट किया, एन टी मैंने कैलकुलेट करना है, के मैंने 0.1 कैलकुलेट कर लिया, टी टाइम मुझे दिया हुआ है,
तो यहाँ से मैंने सॉल्व करा, ई की पावर 1 कितनी होती है, 2.7718, ठीक है। सो बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 3.678 इंटू 10⁻⁷ ठीक है। तो अभी तक हमने एक डेसिमल रिडक्शन टाइम आपका पढ़ लिया, ठीक है, विच इज 2.303/k, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बात करी दैट इज ऑफ डेल फैक्टर, डेल फैक्टर इज इक्वल टू ln ऑफ n0/nt इज इक्वल टू kt, ठीक है। अब क्या होता है ना, आपको जब भी स्टरलाइजेशन करनी है तो आप अलग अलग टेम्परेचर्स और अलग अलग टाइम को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे सेम डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन, सेम डिग्री ऑफ स्टरलाइजेशन may be achieved, may be achieved over a wide range of time and temperature, over a wide range of time and temperature regime, time and temperature regime, that is same degree of sterilization, same degree of sterilization may result from treatment at high temperature for a short time, at high temperature for a short time, as from a low temperature for a long time, low temperature for a long time, ठीक है। मतलब देखो दो चीजें वो कह रहा है, एक तो आप या तो स्टेरिलाइजेशन को बेसिकली आप कर सकते हो, मतलब आप हाई टेम्परेचर पे करो फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। और दूसरा वो हमें क्या बता रहा है कि यू कैन डू द सेम थिंग इफ यू हैव, एक तो हाई टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, एंड सेकेंडली लो, आपका टेम्परेचर तो यहाँ पे कम है, ठीक है, लेकिन आप उसको ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो सेम डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैन बी अचीव, तो दोनों प्रोफाइल चल सकते हैं। या तो अगर आपने टेम्परेचर हाई लेना तो आप उसको शॉर्ट टाइम के लिए ले लो, या दूसरा वो हमें क्या कह रहा है कि आप लो टेम्परेचर लेके चल सकते हो फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही, मतलब दोनों तरह से आप सेम डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसमें अभी मैं आपको बता बता रहा था कि जो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, इसको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, क्योंकि इसके जो एंडोस्पोर्स हैं वो आपके किल होते हैं 121 पे, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ठीक है। इट इज द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टाइप, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टाइप, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो आपके बेसिकली किल होते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टाइप, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है ना, जो जैसे अभी तक हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात करी, आर्हीनियस कांस्टेंट की बात करी, तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि स्पोर्स कौन से मीडियम में है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास मान लो स्पोर्स हैं, ठीक है, मान लो मैंने आपको कह दिया आपके पास दो कंडीशन है, जैसे एक ये है और एक जैसे हमने और बना लिया कि एक हमारे पास, जैसे मान लो हमने ये बना दिया, ठीक है। मान लो मेरे पास स्पोर्स हैं, ठीक है ना, मेरे पास एंडोस्पोर्स हैं
तो ये मान लो मैंने एंडोस्पोर शो किए, ठीक है। अब बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, एक तो मान लो जो एंडोस्पोर्स है, मान लो वो आपके ऑयल के अंदर सस्पेंडेड है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मैंने ऑयल शो कर दिया कि दे आर सस्पेंडेड इन ऑयल, कि ये ऑयल के अंदर है। और एक हमने दिखा दिया कि वो ड्राई है, ठीक है ना। एक तो मैंने क्या लिखा कि जो आपके स्पोर्स हैं, स्पोर्स आर सस्पेंडेड इन ऑयल। और एक हमने क्या लिख दिया कि दे आर बेसिकली लाइक ड्राई स्पोर्स। देखो स्पोर तो वही है, लेकिन वो किस टाइप के मीडियम के अंदर है ये भी डिपेंड करता है। तो जो अगर स्पोर्स अगर आपके ऑयल में सस्पेंडेड है, ठीक है, तो क्या हमने क्या देखा है, दे आर 10 टाइम्स मोर बेसिकली रेजिस्टेंट, ठीक है। ये हमने क्या देखा है कि वो 10 टाइम्स ज्यादा आपके रेजिस्टेंट है अगर वो आपके किसके अंदर है, ऑयल के अंदर, ठीक है। सो दे आर 10 टाइम्स मोर रेजिस्टेंट, दे आर 10 टाइम्स मोर रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो भी कांस्टेंट्स होते हैं, आर्हीनियस कांस्टेंट हो गया आपका, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि जो आपके स्पोर्स हैं वो कौन से मीडियम के अंदर है, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करके हमने देखा कि अगर वो ऑयल के अंदर है, सो दे आर 10 टाइम्स मोर रेजिस्टेंट टू स्टरलाइजेशन, ठीक है। और अगर उसको हम ड्राई स्पोर्ट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने चाहे आपका आर्हीनियस कांस्टेंट हमने ए देखा, एक्टिवेशन एनर्जी देखा, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये जो एक एनर्जी और एक कांस्टेंट है, ये किस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि दीज वेरिएबल्स आर also dependent on the medium in which spores are suspended, in which spores are suspended, ठीक है। तो ये दोनों इस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो आपके स्पोर्स हैं वो किस टाइप की मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और एक चीज जो भी मैं आपको बता भी रहा था, क्योंकि जब हम मीडिया को हीट कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम हम क्या फेस कर सकते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। सो क्योंकि फर्मेंटेशन जो मीडिया है वो एक ऐसा नहीं है कि इनर्ट मिक्सचर है, ठीक है। तो उसमें जब आप हीटिंग कर रहे हो तो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस भी हो सकती हैं, एंड दैट में ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर बड़े सारे कंपाउंड्स हैं, जब आप हीटिंग कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो इनर्ट है, कि जो भी उसके अंदर आपने अलग अलग टाइप के सॉल्ट डाले हुए हैं कि वो आपस में उनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है। सो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार हीटिंग से जो, अब हीटिंग हम चलो हीटिंग का मोटिव तो मीडिया को स्टरलाइज करना है कि उसमें जो भी माइक्रोब्स हैं उसको हम किल कर दें, बट वी ऑल्सो नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि उसकी जो क्वालिटी है मीडिया की वो ना खराब हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें हम लिखते हैं, सो फर्मेंटेशन मीडियम, फर्मेंटेशन मीडियम इज नॉट एन fermentation medium is not an inert mixture of components, inert mixture of components, comma, and deleterious reaction में occur, deleterious reaction में occur in the medium during the sterilization process, during the sterilization process
रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि जो फर्मेंटेशन मीडियम है दैट इज नॉट एन इनर्ट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट एंड डिलिटेरियस रिएक्शन में अकर इन द मीडियम। ठीक है, इस स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस आप कर रहे हो तो उस टाइम पे ये भी हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी जो है वो आपकी बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी एक इक्वेशन जैसे हम देते हैं दैट इज एक्स टी बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, एक्स टी क्या है कि मतलब देखो क्या होता है ना, जो भी आप एक्स नॉट तो एक तरह से ओरिजिनल कंसंट्रेशन है कि जो आपने न्यूट्रिएंट मीडिया में ऐड की थी, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट at the onset of sterilization, at the onset of sterilization। और XT मतलब जो आपने स्टेरिलाइजेशन करने के बाद जो उसमें रह गया। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट आफ्टर ए हीट ट्रीटमेंट पीरियड टी, कि टी टाइम के लिए जो आपने हीट का ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद जो न्यूट्रिएंट रह गया उसे हम क्या बोलते हैं, XT। ठीक है, तो एक्स नोट तो क्या है, इनिशियली आपने दिया। देखो बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो, एक तो ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल ही हीट सेंसिटिव है, अगर तो वो हीट सेंसिटिव है उनको तो फिर ना आप फिल्टर स्टरलाइज करके ऐड करते हो। ठीक है ना, बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं या बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हीट सेंसिटिव है। ठीक है, तो उनको तो आपने कैसे देना है, आफ्टर फिल्टर स्टरलाइजेशन, पहले हम उनको फिल्टर स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मतलब ज़्यादा हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता, चलो थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ता भी है तो उस केस में आप बेसिकली यू कैन गो फॉर हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो जो तो बिल्कुल हीट सेंसिटिव है तो यू कैनॉट गिव दैम हीट, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में तो फिर उनका नेचर ही चेंज हो जाएगा। इसमें ये होता है कि हीटिंग से मे बी वो किसी और किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए या कुछ हो सकता है, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। ठीक है, इसमें ना जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे हमने वहां पर भी अभी देखी था ना इक्वेशन एल एन ऑफ यहाँ पर के वर्सेस 1/t। ठीक है ना, यहाँ पर एक इक्वेशन जैसे मैं लिखता हूँ कि एल एन ऑफ के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस ई बाय आर टी। ठीक है, तो इसमें हम इसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे के और 1/t के बीच में। तो ये मैं आपको जैसे ग्राफ से बताता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया एल एन ऑफ के वर्सेज 1/t। ठीक है, तो जैसे हम ना यहाँ पे दो ग्राफ बनाते हैं, जैसे एक ग्राफ मान लो मैंने बनाया ये। ठीक है, और सेकंड ग्राफ जैसे मान लो मैंने बनाया ये। ठीक है, जो मैंने ये ग्राफ बनाया ये क्या शो कर रहा है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसे जो मैंने नीचे ग्राफ बनाया है वो क्या शो कर रहा है, आपकी लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो स्लोप तो इसका वही आएगा जैसे ई माइनस ई बाय आर, जो इस ग्राफ का स्लोप आएगा दैट इज माइनस ई बाय आर। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने दो चीज लिखी, जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो फेवर करती है स्पोर डिस्ट्रक्शन को। ठीक है ना, हाई एक्टिवेशन एनर्जी पे आपकी स्पोर डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन जो लो एक्टिवेशन एनर्जी है उस पे आपकी न्यूट्रिएंट डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपने याद भी रखना है, जैसे एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ठीक है, तो दैट विल फेवर स्पोर डिस्ट्रक्शन, बाय लो एक्टिवेशन एनर्जी फेवर योर न्यूट्रिएंट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस होता है, ठीक है, जिस अभी हमने बात करी, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस।
अगर मैं आपको इस ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज 67.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, तो उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज बेसिकली योर 10 to 30 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो किसको फेवर कर रही है आपके, दैट इज फेवरिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोस्पोर्स, ठीक है। तो दिस इज योर हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज योर लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी याद रखना है। तो इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि हम हाई टेम्परेचर चूज करें फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए चूज कर रहे हो तो उसमें बेसिकली आप मेनली स्पोर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और न्यूट्रिएंट जो है उसकी डिग्रेडेशन कम हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा हम क्या फेवर करते हैं, जो स्टरलाइजेशन अगर आपको जब भी करनी है सो वी फेवर हाई टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट है उसकी डिग्रेडेशन कम से कम होगी, ठीक है ना। अगर आप स्टरलाइजेशन, वैसे तो पहले हमने डिस्कस करा ना कि आप सेम लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन अचीव कर सकते हो अगर आप टेम्परेचर कम रखो, लेकिन आपको ज्यादा टाइम के लिए करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड दूसरा हमने कहा था कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो तो आप शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम फेवर मानते हैं क्योंकि इससे आपकी जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी है वो सबसे कम डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि अलोंग विद जो हमें डिजायर्ड स्टेरिलिटी है वो अचीव करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे जो भी मीडिया के अंदर हैं उनकी जो क्वालिटी है या उनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो आपकी मिनिमम हो और उनकी जो क्वालिटी है वो मिनिमम इफेक्टिव हो।